नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीसीएस प्री के 1991 से लेकर के 2023 तक के जितने भी पेपर्स हैं, उन सभी पेपर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ में इस चैनल के माध्यम से लगातार मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस क्रम में 20 पेपर अब तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये 21वां पेपर है। वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो 2019 के प्रीलिम्स का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी आयोग की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और आप ये देखेंगे कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे यूपीपीसीएस प्री हो, आरओ एआरओ हो, इस सीरीज़ को अगर आपने फॉलो किया है तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको आपके इन दोनों एग्जाम्स में इसी सीरीज़ से देखने को मिलेंगे। तो इसमें कुछ करंट के क्वेश्चंस भी होते हैं जो उस टाइम पर पूछे गए थे, जिनका आज के समय में कोई औचित्य नहीं है। उन क्वेश्चंस को मैं पहले ही डिलीट कर देता हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आज के समय में भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, उनको मैं यहाँ से डिलीट नहीं करता हूँ, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक हमने 20 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, तो जिन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन इस सीरीज़ में आपको नहीं दिख रही है या जिस प्रश्न के बारे में कोई भी अतिरिक्त जानकारी मैंने नहीं रखी है, तो आप ये मान करके चलेंगे कि 20 पेपर जो हमने करे हैं उसमें उस प्रश्न के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक हैं। ये प्रश्न उस टाइम पे पूछा गया था। आज भी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ही आईएमएफ की जो है प्रबंध निदेशक हैं, इस वजह से मैंने इसको डिलीट नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन मैचिंग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको इनको मैच करना है। थॉमस कुक क्या है? इसका संबंध है ब्रिटिश टूर एंड ट्रैवल कंपनी से। ग्रेटा थर्नबर्ग को आप जो है पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। डॉक्टर उषा किरण ये भारत भारती सम्मान के विजेता हैं। और कैरी लैम जो है ये हांगकांग के नेता हैं। तीसरा प्रश्न है, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? तो ग्रामीण स्वच्छता रणनीति जो थी ये 2019 में स्टार्ट की गई थी। और ये कब तक इसकी समयावधि निर्धारित की गई है? तो 2019 से लेकर के 2029 तक। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 2019 से 2029 तक 10 साल की ग्रामीण स्वच्छता रणनीति स्टार्ट करी है। रणनीति जो है ये खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ प्लस स्थिति के लिए अपनी योजना में स्थानीय सरकारों, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्य संबंधित हितधारकों को मार्गदर्शन देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का काम करती है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये मैसूर में है। इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक का जो है लक्ष्य है भारत का। इस वर्ष तक जो है भारत को भूमि क्षरण तटस्थता जो है वो प्राप्त करनी है। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ और दूसरा कथन है कि ये उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। तो दोनों ही कथन जो है इस चरखे के संबंध में सही है। निम्न में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तिलचट्टा का जो रक्त होता है वो सफ़ेद होता है। लगभग आर्थ्रोपोडा वर्ग के जो भी जीव होते हैं उन सभी का रक्त जो है वो सफ़ेद ही होता है। और कीड़ों का जो रक्त होता है उसको क्या बोला जाता है? हीमोलिम्फ कहा जाता है, याद रखेंगे। हीमोलिम्फ क्या है? हीमोलिम्फ एक तरल पदार्थ है जो कशेरुक में जो रक्त होता है उसी के जैसा होता है। यह द्रव प्लाज्मा से बना होता है जिसमें हीमोलिसिस नामक हीमोलिम्फ कोशिकाएं जो हैं वो निलंबित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अब मैं यहाँ से आपको बताते चल रहा हूँ। जैसे अगर आपने 20 पेपर जो मैंने अब तक आपको कराए हैं वो देखे होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 2019 के पेपर में 20 का पेपर भी मैंने आपको कराया है, 21 का कराया है, 22 का कराया है। तो उसमें आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो पिछले पेपर हमने करे हैं उनमें से कितने सारे क्वेश्चन जो है इन पेपर्स में जो है आपको देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ में संयोजन करते हैं? तो दाल के साथ में। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आवेशित करने पर साबुन के बुलबुले की जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वो बढ़ जाती है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन होता है, आप सभी जानते हैं। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको पिछले पेपर्स में बता चुका हूँ। एस्पार्टम एक संश्लेषित मधुरक होता है। नियोप्रिन जो है ये एक विशिष्ट रबड़ होती है। रेयान जो होता है ये रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो आपका सही हो जाता है यहाँ से। अब इनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। नियोप्रिन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। नियोप्रिन जिसे पॉलीक्लोरोप्रीन या क्लोरोप्रीन रबर भी कहा जाता है, ये क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण द्वारा निर्मित एक कृत्रिम रबर होती है। एक अच्छा सामान्य उद्देश्य वाला रबर नियोप्रीन अपनी उच्च तनन सामर्थ्य, ताकत, लचीलापन, ऑक्सीजन और ओजोन द्वारा निम्नीकरण प्रतिरोध के लिए जो है जाना जाता है।
एस्पार्टम जो ऑप्शन में दे रखा था, एस्पार्टम फेनिल एलेनिन और एस्पार्टम अम्ल का कृत्रिम कार्बनिक यौगिक होता है। यह गन्ने की चीनी की तुलना में 150 से 200 गुना मीठा होता है और इसका उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में और कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों में किया जाता है, लेकिन यह पकाने के लिए जो है उपयुक्त नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं। ये हाइपोथैलेमस के परानिलय केंद्रकों में संश्लेषित पीयूष ग्रंथि द्वारा उत्तेजित होने के बाद में हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित एक हार्मोन होता है। एक हार्मोन के रूप में यह श्रम संकुचन और स्तनपान को, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है उसको प्रेरित करने में भूमिका निभाता है। ऑक्सीटोसिन को हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी मांसपेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को जो है ये उत्तेजित करने का काम करता है। इसे जन्म या प्रेमी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, लव हार्मोन भी इसको कहते हैं। रेयॉन क्या है? यह एक कृत्रिम रेशम है जो पुनर्जीवित सेल्यूलोज रेशों द्वारा निर्मित होता है। यह शुद्ध सेल्यूलोज से बनाया जाता है जो मुख्य रूप से लकड़ी के गूदे से प्राप्त होता है, जो रासायनिक रूप से घुलनशील यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक यानी पॉलीमर से निर्मित होता है। रियोन को अर्ध कृत्रिम रेशा भी माना जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो इसमें से आप देखेंगे जो बाल होते हैं वो भी प्रोटीन का एक फॉर्म है। लूता रेशम, इसको स्पाइडर सिल्क कहते हैं, ये भी प्रोटीन का एक फॉर्म है। खुर जो होता है ये भी प्रोटीन होता है। कपास जो होता है ये प्रोटीन नहीं होता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल जो पदार्थ होते हैं वो गर्म या ठंडे बने रहते हैं क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें जो कारण है इसका वो आपको बताना है। पहला है संचालन, दूसरा है संवहन एवं विकिरण। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। संचालन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, संवहन विकिरण का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कैटेगरीज में शामिल की जाती है। अब इसके बारे में जानते हैं। ये जो अग्नाशय है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो नाम इस प्रश्न में लिए गए उनके बारे में जानते हैं। ये क्या होती हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियां, ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट होता है उन्हें बहिस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। एंजाइमों का जो श्रावण होता है या एंजाइमों का जो निकलना होता है इन्हीं के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए जो लैक्टिक ग्रंथियां हैं, पसीना ग्रंथियां हैं, ठीक है, पसीना क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा पसीना बाहर निकलता है। लैक्टिक ग्रंथि जो होती है वो दूध जो मतलब स्तनपायी जो जानवर होते हैं या जीव होते हैं तो उनमें जो दूध ग्रंथियां होती हैं वो क्योंकि दूध बाहर निकलता है तो इस वजह से ये बहिस्रावी ग्रंथियां हैं क्योंकि इनके द्वारा कोई भी जो मटेरियल है या कोई भी पदार्थ है वो बाहर निकल रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनमें डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। इन ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का श्रावण होता है। हार्मोन को ब्लड प्लाज्मा के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है। उदाहरण के लिए जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों में शामिल की जाती है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस जो होता है वो भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड में चेंज करता है, बदलता है। एमाइलेज होता है ये स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदलता है और लाइपेज जो होता है ये एमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदलने का काम करता है। अब देखिए कि एक प्रश्न आप यहाँ से पढ़ रहे हैं लेकिन उसके साथ में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैंने 20 पेपर कंप्लीट करे हैं। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर ये पूरी सीरीज़ आप स्टार्टिंग से फॉलो करते चले आ रहे हैं तो प्री में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर याद करेंगे अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? तो चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम, टैक, ठीक है। तो इसमें से जिप्सम में जो होता है वो कैल्शियम होता है, चीनी मिट्टी में कोई कैल्शियम नहीं होता है, कोरंडम में नहीं होता है, टैल्क में भी नहीं होता है। जिप्सम का नाम आप याद रखेंगे। जिप्सम को रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है जो कि कैल्शियम का एक यौगिक होता है। इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग चौक बनाने में, मलहम या बोर्ड आदि बनाने में भी किया जाता है। चीनी मिट्टी की बात करेंगे तो कोलेनाइट को चीन की मिट्टी के रूप में जाना जाता है, यानी चीनी मिट्टी जिसको हम कहते हैं उसको कोलेनाइट भी कहते हैं। कोलेनाइट का नाम चीन की एक पहाड़ी काओलिंग के नाम पर रखा गया है। इसकी रासायनिक संरचना की बात करेंगे तो Al2Si2O5 और OH का होल 4 यहाँ पर हम इसको देखते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। इसका उपयोग कागज़ बनाने में, पेंट बनाने में, रबर बनाने में किया जाता है।
कोरंड या कोरंडम के बारे में बात करते हैं। कोरंडम एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जिसमें Al2O3 की रासायनिक संरचना और षटकोणीय क्रिस्टल संरचना होती है। यह व्यापक रूप से अपनी चरम कठोरता के लिए जाना जाता है। कोरंडम कोरंडम का उपयोग की बात करें तो औद्योगिक बियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए खरोंच प्रतिरोधी खिड़कियां बनाने में, सर्किट बोर्ड बनाने में, इन सारी चीज़ों में कोरंडम का यूज़ होता है। टैल्क की बात करते हैं। टैल्क एक मृदा खनिज है जो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट के साथ में जो है निर्मित होता है। रासायनिक सूत्र इसका यहाँ से आप देख सकते हैं। टाल्क के एक रूप को सोप स्टोन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मैचिंग से जुड़ा हुआ है। कुछ पदार्थ हैं, उनका उपयोग जो है यहाँ से आपको मैच करना है। इसमें से बताना है कि कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो पहला ही जो है सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में यूज़ नहीं होता है। बाकी सिल्वर आयोडाइड को हम कृत्रिम वर्षा के लिए यूज़ करते हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट को गठिया के उपचार में यूज़ किया जाता है। दूधिया मैग्नीसिया यानी मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जिसको हम बोलते हैं, उसको एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जितनी भी आपको जैसे एसिड बन रहा हो बॉडी में, तो आप जो मार्केट से एंटासिड के फॉर्म में जो मेडिसिन लेके आते हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, उस पर लिखा भी होता है, आपने देखा होगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो था वो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में यूज़ नहीं होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफिक एमल्सन के निर्माण में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो AgBr है। यह प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। प्रकाश के संपर्क में आने पर सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो विघटित हो जाता है और बाद में यह एक फोटोग्राफिक छवि को संरक्षित करता है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण को फोटो कैटालिसिस के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रक्रिया मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने, ईंधन की सुरक्षा बढ़ाने और स्थायी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण की नकल करती है, कॉपी करती है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, ये आपको पता ही है। गठिया के उपचार में लिथियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, मैंने आपको बताया। अब ये है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व तो निम्नलिखित की उपस्थिति कारण होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। तो तुलसी में क्या क्या होता है? तुलसी में होते हैं फिनॉल और फ्लेवोनॉइड, जिसके कारण इसका जो उपयोग है वो औषधीय महत्व की चीज़ों में किया जाता है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम के संबंध में अगर बात करेंगे तो जो उत्पादक होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से ज़्यादा हैं। उत्पादक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, इसके बारे में पहले आपको बताया जा चुका है। सुपोषण जिसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, सुपोषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की एक घटना है और दूसरा है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीटेड है। ठीक है, तो दोनों कथन यूट्रोफिकेशन के संबंध में सही है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऐसा पर्यावरण जिसका जिसका जो चेंज होना होता है या जिसमें परिवर्तन जो होता है वो मानव गतिविधियों की वजह से होता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता जो होती है, मतलब जीवों की अलग अलग जो प्रजातियां होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। बाकी जो तीनों कथन हैं ये आपके सही हैं। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जीवों की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, ठंडे क्षेत्र जो होते हैं। ठीक है, विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है और जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण के लिए जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेंस। रिपीटेड, न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पर आपको ये लगातार यहाँ से बोलता जा रहा हूँ कि ये रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीटेड है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको 20 पेपर अब तक कंप्लीट करा चुका हूँ, यकीन करिएगा। अगर ये 20 पेपर अगर आपने करे हैं और जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने इन प्रश्नों की रखी है या जो जो जानकारी मैंने आपको दी है इसको अगर आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं तो प्री आपका रुकेगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। सिर्फ आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छा आपका मजबूत होना चाहिए और करंट अफेयर्स के साथ में अगर ये सीरीज़ अगर आपने फॉलो की है, इसी सीरीज़ को लोग 1000-2000 में बेच रहे हैं इन्हीं के नोट्स बना करके, या जो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह देखते हैं जो अलग अलग संस्थानों की ओर से जारी की जाती हैं, वो क्या है दरअसल में मैं आपको अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो टेस्ट सीरीज़ आप मार्केट में देखते हैं 1000-2000 में मिलती हैं आपको, वो सारी टेस्ट सीरीज़ इन्हीं से बनी हुई हैं। यानी जो PCS प्री के 30 साल के पेपर हैं इनमें इतने सारे क्वेश्चन हैं, अगर इनका ठीक तरीके से आपने आकलन कर लिया तो आपको कोई टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी ब्रह्मास्त्र नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात पर यकीन करिएगा। और आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में आ रही हैं ये आ कहाँ से रही हैं, ये प्रश्न बन कहाँ से रहे हैं। तो
यही चीज़ मैं आपको अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। आपको जो काम करना चाहिए वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता आपको दबाव दे के कर इसको पढ़िए, लेकिन अगर आपको सही लगता है और जिसने पढ़ा है उसको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। मैं इसी में से क्वेश्चंस दिखाऊंगा जब पेपर हो जाएगा जब, ठीक है। तो ये लाइकेन वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। वायु प्रदूषण का जैविक सूचक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें देखेंगे हम तो आप बिल्कुल सीधे रूप में यहाँ से समझ जाएंगे, जो पाश्चुरीकरण की प्रोसेस होती है वो दूध के साथ करी जाती है, चाय के साथ नहीं होती है। तो ये गलत है। पाश्चुरीकरण क्या होता है, ये इसके बारे में भी मैं आपको पिछले पेपर्स में बता चुका हूँ। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में उच्च तापमान पर दूध को गर्म करना और फिर बोतल या पैकेजिंग में भरने से पहले इसको ठंडा करना शामिल है। यह इसे लंबे समय तक ताज़ा रखने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को उच्च तापमान लघु समय प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन में जो विलवीकरण दे रखा है, ये एक प्रोसेस है जिसका उपयोग भंग किए गए लवण और अन्य जो खनिज होते हैं उनको जल से अलग करने के लिए किया जाता है। प्रतिलोम परासरण भी ऑप्शन में दे रखा है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक विलायक छिद्रयुक्त झिल्ली से गुजरता है जो प्राकृतिक परासरण के प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है। और जब उन्हें परासरण दाब से अधिक जल स्थैतिक दाब का सामना करना पड़ता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। विकृतीकरण एक प्रोटीन अणु के कई दुर्लभ बंधों को तोड़ करके प्रोटीन को आणविक संरचना को संशोधित करने की प्रक्रिया है जो प्रोटीन की अपनी प्राकृतिक अवस्था में अत्यधिक क्रमित संरचना के लिए उत्तरदायी है। कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है, तो ये जो सोडियम क्लोरेट होता है ये शाकनाशक का एक एग्जाम्पल है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी है, मीथेन होती है, कई बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है, गुरुग्राम में, ये भी पूछा जा चुका है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दीव है, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसके आधार पर आपको अपना उत्तर चुनना है। कथन दे रखा है कि मानव विकास सूचकांक जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है और सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। कारण दे रखा है कि एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम जो होते हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठता से अंतर संबंधित होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जो होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, तो जैसे पहला दे रखा है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ठीक है। तो इसमें जो है तीनों की तीनों चीज़ें एमपीआई में शामिल होती हैं, इसके कारक के रूप में इनको देखा जा सकता है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें से जो चारों चीज़ें हैं, देखिए पिछले पेपर में भी इसमें से 3 चीज़ें आपको देखने को मिली थी। जैव विविधता अधिनियम हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट हाथी हो गया, ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। इनके बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी पहले दे चुका हूँ। इससे पिछले पेपर में भी ये जो है प्रश्न आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, बाघ परियोजना 1973, हाथी परियोजना 1992 और जैव विविधता अधिनियम जो था ये 2002 में आया। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है, तो 21 दिन के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराना यहाँ पे अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 इसमें क्या सम्मिलित नहीं होता है, तो HIV टेस्ट जो होता है वो NFHS में सम्मिलित नहीं होता है। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर चीज़ें होती हैं या मधुमेह से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं या डेथ का जो रजिस्ट्रेशन होता है, मृत्यु पंजीकरण होता है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें इस सर्वेक्षण में सम्मिलित की जाती हैं। पर्यावरणीय अच्छा, इस पर आने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, जो NFHS जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ये भी छठवां जो है इसका डेटा आया नहीं है, ये प्रत्येक 2 साल में जो है सर्वेक्षण होता है। NFHS जो है 5 वाला जो डेटा है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। पर्यावरणीय कुजनेट्स चक्र पर्यावरणीय क्षति और प्रति सीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरण कजनेट्स वक्र का आधार जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ये उल्टे यू आकार का होता है। पर्यावरणीय गिरावट और प्रति व्यक्ति आय के विभिन्न उपायों के बीच एक काल्पनिक सहसंबंध को पर्यावरण कुजनेट वक्र के रूप में जाना जाता है। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र के अनुसार आर्थिक विकास में शुरू में पर्यावरण जो है वो खराब होता है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में आर्थिक विकास के बाद एक समाज पर्यावरण के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना स्टार्ट कर देता है और पर्यावरणीय गिरावट की जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसकी जो परिकल्पना है आर्थिक समृद्धि व प्रदूषण के बीच में दीर्घावधि संबंध बनाने से जुड़ी हुई है। आय और पर्यावरणीय क्षति के बीच का संबंध उल्टे यू आकार का होता है, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। कथन कारण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कथन है सतत विकास जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होता है।
कारण दे रखा है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करे। यानी हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारे जो भी संसाधन हैं, हम उनका प्रयोग इस तरीके से करें कि हमारी आवश्यकताओं भी पूरी हो जाएं, जो वर्तमान में हमारी नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएं, और उसके बाद भी हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बची रहें। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोनों का कथन और कारण जो है सही है, और कारण कथन की सही रूप से व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो वो है पहल योजना। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में 291 जिलों में 2013 में एलपीजी सब्सिडी के लिए योजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के रूप में स्टार्ट किया गया था। नवंबर 2014 में इस योजना को संशोधित किया गया और इसे पहल नाम दिया गया। फिर 54 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया, बाद में से 1 जनवरी 2015 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य डुप्लीकेट या फर्जी एलपीजी कनेक्शन और इसके डायवर्जन को जो है खत्म करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला है कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगा। दूसरा है महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगा। तीसरा है 18 वर्ष आयु से अधिक की जो सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया जो महिला होगी वो परिवार की मुखिया मानी जाएगी। तीनों ही कथन इसमें सही हैं। 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का अधिनियमन खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से लेकर के अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार लगभग 2/3 आबादी अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अधिनियम के तहत इसमें शामिल की गई है। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, तीनों ही कथन इसमें सही हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो चारों के चारों जो स्टेटमेंट हैं इसमें सही है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में अगर हम झीलों का क्रम देखेंगे स्वेज नहर क्षेत्र में, तो सबसे पहले सबसे नॉर्थ में है लेक मंजला, उसके बाद में लेक टिम्सा, उसके बाद में दक्षिण की तरफ चलते आएंगे तो ग्रेट बिटर लेक और फिर लिटिल बिटर लेक। अब इनके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। मंझला झील ये खारी झील है, इसे लैगून झील भी कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर मिस्र में नील डेल्टा पर स्थित है। यह मिस्र की उत्तरी डेल्टा झीलों में सबसे बड़ी झील है। द ग्रेट बिटर लेक के बारे में बात करते हैं। यह मिस्र में एक खारे पानी की झील है जो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर और लाल सागर से जुड़ी हुई है। यह स्मॉल बिटर झील से जुड़ी हुई है और नहर के निर्माण से पहले यह स्थल जो था ये सूखे नमक की घाटी के रूप में जाना जाता था। तिम्सा झील के बारे में बात करेंगे। इसे क्रोकोडाइल लेक के नाम से भी जाना जाता है। यह मिस्र के नील डेल्टा की एक झील है। यह घाटी झील क्षेत्र के माध्यम से भूमध्य सागर से स्वेज की खाड़ी तक फैले एक बेसिन में विकसित होती है। टेलीग्राफिक पठार जो है ये किसका हिस्सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा माना जाता है। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक का एक क्षेत्र है जो समुद्र के बाकी हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत सपाट और उथला माना जाता था। मध्य अटलांटिक कटक जो कि ऑप्शन में दे रखी है, ये एक मध्य महासागरीय कटक है। यह एक अलग या रचनात्मक प्लेट सीमा है और अटलांटिक महासागर के तल के अनुदिश स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का हिस्सा है। टेलीग्राफिक पठार में महासागरीय परपटी और रेखी जेस कटक अर्थात मध्य अटलांटिक कटक की उत्तरी शाखा का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है। ये पठार जो है टेलीग्राफिक पठार की बात कर रहे हैं, यूरेशियाई प्लेट से उत्तरी अमेरिकी प्लेट तक फैला हुआ है। मैचिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम हैं, उनसे संबंधित देशों को आपको मैच करना है। पहले से ही मैंने इनको मैच कर रखा है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। टैफू ये जापान से संबंधित है। बगुइयो ये फिलीपीन से संबंधित है और हरिकेन्स जो है ये यूएसए से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक नगर ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो सोची या सोंची जो नगर है ये ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है। इसके अलावा कजान, ओमस्क, चिता ये सभी जो है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर जो है पड़ते हैं। ट्रांस साइबेरियाई रेलमार्ग निम्नलिखित शहरों से गुजरता है, इनके नाम आप याद रखेंगे। पेर्म, येकातेरिनबर्ग, ओम्स्क, नोवोसिबिर्स्क, क्राइस्नोयार्स्क और इरित्कुत्स्क और चीता। ठीक है, थोड़े विचित्र नाम है ये रसिया वगैरह के। तो खाबरोवस्क ये जो ऐसे नगर हैं जो कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के
मार्ग में पड़ते हैं, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो इन शहरों से गुजरता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस के पूर्व के साथ मास्को को जोड़ने वाले रेलवे का एक नेटवर्क है, और मास्को से व्लादिवोस्तोक तक इसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है। पवनों के नाम और उनसे जुड़े हुए देशों के नामों को मैच करना है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सांता आना पवन जो है ये कैलिफोर्निया की पवन है। हबूब पवन सूडान की है। यामो पवन जापान की है। मिस्ट्रल पवन जो है ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है, ये दक्षिणी फ्रांस की पवन है। कोयला क्षेत्र और वो कहाँ कहाँ अवस्थित हैं ये आपको मैच करना है। इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये सारे जो कोयला क्षेत्र हैं इनके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो तालचेर जो कोयला क्षेत्र है ये जो आपका महानदी घाटी में है। कर्णपुरा ये दामोदर घाटी में। सिंगरौली इस सोन नदी की घाटी में पड़ता है। और सिंगरैनी ये जो है आपका गोदावरी घाटी में पड़ता है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरला मांधाता चोटी जो है ये भारत में अवस्थित नहीं है। बाकी नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत ये सभी भारत की चोटियां हैं। गुरला मांधाता के बारे में बात करते हैं। गुरला मांधाता नाला कंकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय की एक छोटी श्रृंखला के रूप में देखी जाती है। इसका नाम इक्ष्वाकु वंश के सूर्य वंश के राजा मांधाता के नाम पर रखा गया है। ये नेपाल के उत्तरी पश्चिमी कोने के पास तिब्बत में नगरी प्रांत के बुरंग प्रदेश में स्थित है। यह तिब्बती पठार के भीतर है। नमचा बर्मा हिमालय में एक पर्वत है। ये सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। और कामेट की बात करेंगे तो कामेट उत्तराखंड भारत के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नंगा पर्वत की बात करते हैं। नंगा पर्वत विश्व का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है। समुद्र तल से 8,126 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और ये भारत के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के डियामेर जिले में जो है इसकी अवस्थिति है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से पिछले पेपर्स में बता चुका हूं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे चलते हैं तो जाड़ों में होने वाली जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, जिसको हम बोलते हैं मावट भी बोलते हैं, और जो कि आपके जाड़ों की जो फसलें होती हैं, विशेष रूप से रबी की जो फसलें होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। इसके बारे में मैं आपको पिछले भी जो पेपर मैंने कराए हैं आपको, उसमें सारी चीज़ें इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर रखी हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल लेकिन निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो वो लूनी नदी है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा के एक सब डिवीजन के रूप में देखा जाता है, मोरीबंद डेल्टा। बंगाल डेल्टा को अगर हम क्लासीफाई करें तो इसको मोरीबंद, अपरिपक्व, प्रौढ़ और सक्रिय डेल्टा में हम यहाँ से क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। मोरीबंद डेल्टा क्षेत्र जो है देश के दक्षिण पश्चिमी भाग में गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ की सहायक नदियाँ अत्यधिक रेह युक्त होती हैं, ठीक है। यानी जो महीन मिट्टी के कण होते हैं, गाद टाइप की जो होती है वो इसमें ज़्यादा पाई जाती है, और गोखुर झीलों की प्रजनक के रूप में इसको देखा जाता है। अपरिपक्व डेल्टा क्या होता है? ये मोरीबंद डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, और मुख्य रूप से समुद्र तट और ज्वारीय प्रभावित भूमि के ये जो है बने होते हैं। सुंदरवन वाला जो क्षेत्र है वो इसी से संबंधित है, और अपरिपक्व डेल्टा में अवतलन जो होता है वो ज़्यादा होता है। सक्रिय डेल्टा की बात करें तो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने वाली मेघना नदी के मुहाने पर ये स्थित है। कथन कारण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कथन है उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। कारण क्या है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये कारण जो है कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम क्या है? ये तांबे की एक करेंसी होती है, मुद्रा होती है। देसाई राजस्व अधिकारी को कहा जाता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, मुखिया होता था। जरीब जो है ये कर नहीं होता है, ये भूमि मापन एक उपकरण होता है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये कुछ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और उनकी रचनाओं के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, और दामोदर कवि की रचना है पद्मावती कथा। सोमनाथ की रचना है राग विभोद, और अमीर खुसरो की रचना है आशिका। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये भाटा के राजा रामचंद्र सिंह थे। अकबर से पहले इन्होंने तानसेन को संरक्षण दिया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ राजवंश हैं, उनकी राजधानियां हैं, ये आपको मैच करनी है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। तो पल्लव वंश की राजधानी है आपकी कांची। पांड्यों की राजधानी देवगिरी, और सॉरी पांड्यों की राजधानी आपकी मदुरा, पल्लवों की कांची, यादवों की देवगिरी, और काकतीय जो है वंश की जो राजधानी थी वो थी वारंगल, ठीक है।
निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अटाला मस्जिद जौनपुर में है। ये कब कब बने उस हिसाब से इनको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें से बनी थी अटाला मस्जिद, ठीक है, जौनपुर की। इसके बाद में दूसरे स्थान पर आता है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। इसके बाद में हुमायूं का मकबरा बना दिल्ली में, और सबसे अंत में इन चारों में से बना था आपका रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद का। अब इनके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देखते हैं। अटाला मस्जिद नामक जो मस्जिद है ये 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में स्थित है। इसका निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा किया गया था। ये शर्की वंश के थे। शेरशाह का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, जिसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था, और इसका निर्माण 1540 से लेकर के 45 के बीच में हुआ था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। मकबरे को हुमायूं की पत्नी महारानी बेगा बेगम यानी हाजी बेगम ने 1558 में बनवाया, और मिर्जा ग्यास और सैयद मोहम्मद जो कि एक फारसी वास्तुकार थे उनके द्वारा इसकी डिज़ाइन बनाई गई। ये लाल बलुआ पत्थर से बनी अपने आकार की पहली संरचना भी थी, और 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया था। बीबी का मकबरा या रबिया उद दौरानी का मकबरा, ये एक ही नाम है, ठीक है। रबिया उद दौरानी के मकबरे को ही बीबी का मकबरा कहा जाता है। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे 1660 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम, ठीक है, मरणोपरांत इसको नाम दिया गया था रबिया उद दौरानी। इसकी याद में ये जो मकबरा था ये बनवाया गया था। और ये ताजमहल औरंगजेब की माँ मुमताज महल के मकबरे के समान है, ठीक है। ताजमहल जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की मेमोरी में, तो उसी की तरह या उसी की तर्ज पर या उसी की नकल पर इस बीबी के मकबरे को बनवाया गया। वास्तुकार थे इसके अताउल्ला। इसे आगरा में ताजमहल की एक छोटी सी प्रतिकृति के रूप में जो है इसका निर्माण किया था। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी को डिटेल में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसका जो पूरा क्या प्रोसेस रहता था वो पिछले पेपर्स में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, और जिसे अकबर ने स्टार्ट किया था। मनसबदारी का पद पैतृक नहीं था, आनुवांशिक नहीं था। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, पहला सही है इसमें से। डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि इसके बारे में पहले काफ़ी विस्तार से बात हो चुकी है। इसको मैच करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये 1765 में हुई थी। इसके बाद में मैंगलोर की संधि जो हुई थी 1784 में, सालबाई की संधि 1782 में, मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनना है। पूना पैक्ट हो गया, गांधी विन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा, इन सभी के बारे में आपको पहले विस्तार से जानकारी दी जा चुकी है। तो इसमें से सबसे पहले जो हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसके बाद में गांधी विन समझौता हुआ, फिर आपका पूना पैक्ट आ जाता है, और लास्ट में सबसे हुआ था इसमें से क्रिप्स मिशन, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको बड़े विस्तार से जानकारी पहले पेपर्स में दे रखी है, और इसके साथ साथ एक सूचना आपके लिए और देना चाहूँगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक अगर आप हैं उपस्थित हैं इस वीडियो में, तो जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आयोग की परीक्षाओं के लिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक की जो भी पूरी कथा है, कहानी है, वो पूरी एकदम कंप्लीट वे में मैंने 5 से 6 वीडियो में इस चैनल पर डाला हुआ है, और उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसको देखिएगा। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मॉडर्न हिस्ट्री के मिल जाएंगे। लगभग 10 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन केवल उन 6 वीडियो से आपको मिलेंगे आपके आगामी परीक्षाओं में, तो उसको जरूर देखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बना है। दोनों कथन इसमें सही है। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था सीआर फॉर्मूला। 1944 में राजगोपालाचारी के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता सी राजगोपालाचारी ने 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहयोग के लिए एक सूत्र तैयार किया। सीआर फॉर्मूला का उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा था उसको हल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो बिपिन चंद्रा ने जो है पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो ये प्रावधान जो है आपने देखे होंगे डीपीएस में भी होते हैं, जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी ये प्रावधान पाए जाते हैं। मूल कर्तव्यों में भी ये प्रावधान देने जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि 50% सीटें SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के
रहने वाले सभी लोग होते हैं। तीसरा है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो इसमें से केवल जो तीसरा कथन है वो सही है, क्योंकि 50% आरक्षण नहीं होता है, 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को इसमें दिया जाता है। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर अध्यक्ष की 1/3 सीटें और 1/3 पद जो होते हैं वो SC ST की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए आरक्षित होते थे। पहला कथन इस वजह से गलत हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 50% रिजर्वेशन की बात की गई है। दूसरा कथन जो दे रखा था वो ग्राम सभा के बारे में दे रखा था। ग्राम सभा वो निकाय है जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में जो पंजीकृत व्यक्ति होते हैं वो शामिल होते हैं। यानी गांव के सभी लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं। जो वोटिंग लिस्ट होती है गांव की, उसमें जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, नाम होता है, वो जो है ग्राम सभा में सम्मिलित किए जाते हैं। और तीसरा कथन जो है उसमें से सही है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत की व्यवस्था की जाएगी। ये तीसरा स्टेटमेंट जो है इसका सही है। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये RTI एक्ट से संबंधित है। राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम जो था उससे संबंधित है। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कराने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। मजदूर किसान शक्ति संगठन एक जन संगठन है जो भारत में बढ़ती गैर पार्टी राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह राजस्थान के गांवों में श्रमिकों और किसानों के साथ कार्य करता है। इसकी स्थापना क्षेत्र के लोगों के द्वारा वर्ष 1990 में की गई थी। और इसने जिन मुद्दों को उठाया उनमें से एक सूखा राहत कार्यों में मजदूरी का था, जो अंततः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी जो मनरेगा होता है उसकी वकालत और पारित करने का कारण भी बना था। और RTI एक्ट की जिसमें जो बात हो रही थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, वो 2005 में पारित किया गया था। किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये HJ लॉस्की के द्वारा कहा गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। कौन सा कार्यक्रम इसमें जो है सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम इसमें सम्मिलित होता है। अन्नपूर्णा कार्यक्रम इसमें शामिल है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है वो इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की बात करें तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। यह भारत के संविधान में निर्दिष्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, जो राज्य को अपने कल्याणकारी उपायों के कई तरीकों से शुरू करने के लिए संलग्न करता है। विशेष रूप से भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 जो है वो राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। ये कार्यक्रम पहली बार 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्टार्ट किया गया था, जिसमें कौन कौन सी योजना थी? राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। ये जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्ट करी गई थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दी गई कूटों में से सही उत्तर चुनना है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान लागू कब हुआ? जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया और जम्मू और कश्मीर का नया जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, वो लागू हुआ। तो इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर हम देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर की रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह द्वारा निष्पादित एक कानूनी कागज है जो कि भारत में विलय से संबंधित था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू हुआ। 15 फरवरी 1954 को जो विधानसभा सदस्य उपस्थित थे उन्होंने राज्य के भारत में प्रवेश के लिए एक जो है मत देने का काम किया। जम्मू और कश्मीर राज्य का जो अपना संविधान था वो लागू किया गया, जिसे औपचारिक रूप से 17 नवंबर 1956 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। ये बात जो हो रही है ये जम्मू कश्मीर के संविधान के बारे में बात हो रही है। कथन कारण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। दोनों कथन सही हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में जो भी अतिरिक्त जानकारी है वो आपको पहले दी जा चुकी है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो ये आर्टिकल था आर्टिकल 43A। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मौजूदा सूची में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 4 नए जो सिद्धांत थे वो जोड़े गए। पहला था कि बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करने से जुड़ा हुआ, जो कि अनुच्छेद 39F था। सामान्य आय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने से जुड़ा हुआ प्रावधान था आर्टिकल 39A। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने से जुड़े कदम उठाने से संबंधित प्रावधान था आर्टिकल 43A। और पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करने से संबंधित प्रावधान था आर्टिकल 48A। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? कि इसको
लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसको जो न्यायालय है वो लागू नहीं कर सकता, ठीक है, ये पहले से ही लागू है। और आज का इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, 120 130 के आसपास, तो सारे क्वेश्चंस अगर एक ही वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर उसको अपलोड करने में दिक्कत होती है क्योंकि रिसोर्सेज अपने पास सीमित है। तो इसको मैं 2 पार्ट में इसी वजह से बनाता हूँ। तो आज ये पार्ट है, इसके बाद में आपको इसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो अनुच्छेद 162 जो है ये, इसमें क्या प्रावधान है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इससे जुड़े हुए जो उपबंध हैं वो आर्टिकल 162 में दे रखे हैं, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके दूसरे पार्ट में बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे इस पेपर के उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।